वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र। सो जैसे टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो टुडे आई विल डिस्कस 50 एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटिंग टॉपिक इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में और क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेल्डिंग प्रोसेस का 50 एमसीक्यू जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जो पढ़ाया गया है कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, वेल्डिंग प्रोसेस से एमसीक्यू उठाया है। कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, वहाँ भी से देख लिया जाए क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द आर्क इन द आर्क वेल्डिंग इज क्रिएटेड बाई। तो क्वेश्चन दे रखा है आपका आर्क वेल्डिंग में आर्क कैसे क्रिएट होता है। तो वो ऑप्शन दे रखा है करंट से होता है बेटा, या तो वोल्टेज से होता है, या तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी से होता है, या तो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस से होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, देखो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस से होता है आपका, कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस से होता है। देखो जैसे मान लो एक एनोड है और ये कोई वर्कपीस है, क्या आपका ये वर्कपीस है, तो इस केस में जैसे जैसे आपका वर्कपीस से ये आपका कैथोड कनेक्ट होता है, एक बार टच कराते हैं उसके बाद स्मॉल गैप देते हैं, तो इस कॉन्टेक्ट यानी उस दोनों बीच में जो कॉन्टेक्ट होता है इसमें एक क्या होता है आपका कॉलमनार, ठीक है, कॉलमनार। ये यहाँ पर प्लाज्मा स्टेट में कॉलमनार एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है यहाँ पर। तो इस केस में बेटा वहाँ पे क्या होता है, आर्क जनरेट होता है। कहाँ कितना गैप देते हैं, कुछ स्मॉल गैप प्रोवाइड करते हैं बेटा, स्मॉल गैप क्या करते हैं यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। अगर कॉन्टेक्ट में रखेंगे तो आपका वहाँ पर फ्लो नहीं हो पाएगा करंट, स्मॉल गैप देना पड़ेगा। एक बार आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस आपको जनरेट होगा, तो उसके बाद जैसे ही आपने स्मॉल आप क्या करेंगे गैप देंगे, उस कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस का लगे स्पार्क जनरेट होगा, ठीक है, स्पार्क जनरेट होगा तो हमारा आर्क प्रोड्यूस होगा। तो आपसे ऑप्शन रहेगा कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस। सेकेंड क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ अप्लाइंग फ्लक्स कोटिंग ऑन एसी आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इंक्लूड्स। तो आपसे पूछा है कि क्या पर्पज है जो हम लोग फ्लक्स कोटिंग करते हैं एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट आर्क वेल्डिंग पर इन इलेक्ट्रोड पे आर्क वेल्डिंग पे जब करते हैं तो इलेक्ट्रोड पे क्यों कोटिंग करते हैं। तो मेंटेनिंग कंटिन्यूटी ऑफ आर्क, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कोरोजन, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो आपका फ्लक्स होता है ना, ये देखो फ्लक्स होता है, ये तो रॉड हो गया, रॉड के ऊपर क्या करते हैं फ्लक्स का कोटिंग कराते हैं, ठीक है, आपने फिलर रॉड वगैरह देखा होगा, तो फ्लक्स की कोटिंग कराते हैं। तो पहले देखो रॉड मेल्ट होता है, जो रॉड होता है ना, ये रॉड मेल्ट होता है, उसके बाद मेल्ट होता है फ्लक्स। तो बेसिकली फ्लक्स का यूज क्या आपका, ठीक है, आपका कंटिन्यूटी आर्क प्रोड्यूस करता है, प्रोटेक्शन करता है कोरोजन, या आपके जो इन्वायरमेंट में गैसेस हैं, आपके इन्वायरमेंट में गैसेस हैं, ठीक है, उसको डिजॉल्व होने से, यानी वेल्डिंग जो कर रहे हैं उस प्रोसेस को डिजॉल्व होने से वो भी प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है, यहाँ इम्प्योरिटी वगैरह क्या करता है, रिमूवल करता है। इस केस में आपसे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आपसे आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज यूज टू मेकिंग लीक प्रूफ ज्वाइंट। ठीक है, तो लीक प्रूफ ज्वाइंट आपको बनाना है तो कौन सा वेल्डिंग यूज करते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात कर रहे हैं तो स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और परक्यूशन वेल्डिंग यूज करते हैं। तो आप देखोगे इसमें सीम वेल्डिंग यूज करते हैं बेटा, किसका करते हैं हम लोग, ये मैंने पढ़ाया था लीक प्रूफ ज्वाइंट में सीम वेल्डिंग यूज करते हैं, क्योंकि सीम वेल्डिंग करते हैं तो कंटिन्यूअस वेल्डिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस वेल्डिंग भी बोलते हैं। यानी कि आपका सभी सरफेस पे इक्वल यानी जितने भी थिकनेस होंगे इक्वल थिकनेस का वेल्डिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लीक प्रूफ वेल्डिंग के लिए बताया था हमने, ये हो जाएगा सीम वेल्डिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड स्टेट ज्वाइनिंग प्रोसेस, इसमें से कौन सा सॉलिड स्टेट ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ठीक है। मैंने ज्वाइनिंग प्रोसेस के यानी कि वेल्डिंग का क्या बताया था, क्लासिफिकेशन बताया था। तो उसमें क्लासिफिकेशन में मैंने 3 क्लासिफिकेशन पढ़े थे, एक था सॉलिड स्टेट, एक था आपका लिक्विड स्टेट और एक सॉलिड और लिक्विड स्टेट, यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो सॉलिड लिक्विड स्टेट को हम लोग बोलते थे फ्यूजन वेल्डिंग, क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूजन वेल्डिंग। तो सॉलिड स्टेट में आपके कैसे फीलिंग आते थे, ठीक है, कौन कौन से वेल्डिंग आते हैं, फ्रिक्शन वेल्डिंग आते थे, इसमें कैसे आते हैं फ्रिक्शन, फॉर्ज वेल्डिंग आते थे, ठीक है,
अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग आते थे, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग आते थे। तो इस केस में आपका फ्रिक्शन वेल्डिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? फ्रिक्शन वेल्डिंग हो जाएगा इस केस में सॉलिड स्टेट में। फ्यूजन वेल्डिंग में और मैंने बताया था इसमें कौन कौन सा बताया था आपका? आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, ठीक है, टीआईजी, मीआईजी, जितने भी वेल्डिंग थे इसमें, ये सब इसमें आते थे। सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों की बात करूंगा तो इसमें सोल्डरिंग और ब्रेजिंग बता रखा था, ठीक है, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग बता रखा था। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन जाएगा? फ्रिक्शन वेल्डिंग। इन मिग वेल्डिंग हीलियम और आर्गन इज यूज इन ऑर्डर टू, देखो इसमें इनर्ट गैस की तरह यूज करते हैं। ये क्या आपका है? इनर्ट गैस है। कैसे हैं? इनर्ट गैस है। तो इसको यूज करते हैं तो क्या करता है? प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट, एक्ट एज ए फ्लक्स, एक्ट एज ए शिल्डिंग मीडियम, फैसिलिटेट वेल्डिंग प्रोसेस। तो ये शिल्डिंग मीडियम की तरह यूज करते हैं। कैसे आपका? शिल्डिंग, ठीक है, बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा या अनवांटेड मटेरियल या गैसेस इसमें डिजॉल्व ना हो जाए, उसको सील्ड करने से क्या करता है? सील्ड करता है। तो ये हो जाएंगे आपसे ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका द वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील इज जनरली डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। स्टेनलेस स्टील पर वेल्डिंग करना डिफिकल्ट होता है, क्यों होता है? ठीक है, इसमें से ऑप्शन दे रखा है, आपको बताना है। रस्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, उस पर रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए हाई मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है, टेम्परेचर उसका हाई होता है इसलिए, या फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म, या फॉर्मेशन ऑक्साइड फिल्म, ठीक है, या क्या है? फियर ऑफ क्रैकिंग, या तो इतना डर होता है कि क्रैक ना आ जाए। तो देखो क्यों होता है स्टेनलेस स्टील पर, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड स्टेट कर लेता है। कैसा आपका? ऑक्साइड फिल्म करता है। जैसे ही एक लेयर मैंने वेल्डिंग किया, थोड़ा सा इसको रिमूव करेगा, उस पर एक ऑक्साइड लेयर बना लेगा, फिर इस पर वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग होगा, लेकिन थोड़ा सा इंपैक्ट करेंगे तो इस लेयर में दोनों डिफरेंस आ जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है वेल्डिंग करना, क्योंकि इसके बीच में, यानी कि इस वेल्डिंग क्या हो जाएगा? वीक वेल्डिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका? वीक वेल्डिंग हो जाएगा। वीक वेल्डिंग मतलब कि क्या हो जाएगा? उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होगा वेल्डिंग में, और चांसेस फेल्योर का ज़्यादा रह जाएगा। इसलिए क्यों होता है? क्योंकि उस पर ऑक्साइड फिल्म क्या होता है आपका? बना लेता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील पे वेल्डिंग करना आप कहीं नहीं देखोगे स्टेनलेस स्टील पे वेल्डिंग करते होंगे, ठीक है। उसके लिए अलग अलग फॉर्मेशन है, अलग अलग वेल्डिंग प्रोसेस है। जनरली हम लोग आर्क वेल्डिंग और इस पे नहीं करते हैं। फॉलोइंग गैसेस आर यूज इन टंगस्टन इनर्ट गैस। तो टंगस्टन इनर्ट गैस में कौन से गैसेस यूज होते हैं वो बताने हैं आपको। कार्बन डाई और हाइड्रोजन गैसेस, आर्गन एंड नियान गैसेस, हीलियम एंड नियान गैसेस, आर्गन एंड हीलियम गैसेस, ठीक है। तो आर्गन और हीलियम गैसेस बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो गैसेस यूज करते हैं हम लोग टिक वेल्डिंग में, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जिसे बोलते हैं हम लोग टिक वेल्डिंग में। कभी कभी तो फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि टिक का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कौन सा गैस यूज करते हैं इनर्ट गैस की तरह? कौन सा? आर्गन एंड हीलियम। इसका यूज क्या था? शील्डिंग का। क्या काम था? शील्डिंग का। नेक्स्ट है आपका ग्रे कास्ट आयरन इज यूजली वेल्डेड बाई। तो ग्रे कास्ट आयरन, देखो ये भी ग्रे कास्ट आयरन आपका थोड़ा सा ब्रिटल मटेरियल है। कैसा आपका है? ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल के लिए मैंने कौन सा वेल्डिंग बता रखा था? कार्बोराइज बेस्ड वेल्डिंग बता रहा, ठीक है। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि आपने 3 फिल्म पढ़ा था, ऑक्सीडेटिव फिल्म, उसके बाद न्यूट्रल, और क्या था आपका? कार्बोराइजिंग फिल्म, ठीक है। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में जो वेल्डिंग करते थे वो गैस वेल्डिंग में आता था। कैसे में आता था आपका? गैस वेल्डिंग में आता था। तो ग्रे कास्ट आयरन बेसिकली कौन सा वेल्डिंग हो जाएगा? इस पे यूज करते हैं हम लोग गैस वेल्डिंग, ठीक है, गैस वेल्डिंग। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कोटेड इलेक्ट्रोड आर वेल्डिंग प्रोसेस। तो कोटेड इलेक्ट्रोड में कौन सा प्रोसेस ठीक है, ये सही है, बताना है आपको। तो क्वेश्चन में देखा है बोथ रॉड एंड फ्लक्स मेल्ट साइमल्टेनियसली, कह रहा है कि रॉड और फ्लक्स दोनों के साथ मेल्ट होता है, ठीक है, ये गलत हो गया। कोटेड मेल्ट फर्स्ट देन रॉड मेल्ट, क्या कोटिंग ज्यादा पहले मेल्ट होता है फिर रॉड मेल्ट होता है? ये भी गलत है, पहले रॉड मेल्ट होता है फिर जितने भी उससे फ्लक्स वगैरह जिसमें कोटेड है वो मेल्ट होता है। तो रॉड मेल्ट फर्स्ट देन कोटिंग मटेरियल। तो ये ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? शुड बी करेक्ट, ठीक है। फॉर स्पॉट वेल्डिंग ऑफ 1 mm थिकनेस, कितना दे रखा है आपका थिकनेस? 1 mm, सीट विथ करेंट फ्लो टाइम ऑफ 0.2 सेकेंड। तो देखो थिकनेस दे रखा है आपका 1 mm और टाइम दे रखा है आपका
टाइम दे रखा है 0.2 सेकेंड, ठीक है। द हीट जनरेटेड दिया है, हीट जनरेटेड कितना दिया है 1000 जूल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 200 माइक्रोन, ठीक है। कितना दे रखा आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है 200 माइक्रोन दिया है। तो माइक्रोन क्या होता है आपका, कितना होता है एमएम में, कितना हो जाएगा, माइक्रोन दिया ना 10⁶ होता है ना, तो ये ओम हो जाएगा। द रिक्वायर करंट पूछा है ना, तो करंट क्या हो जाएगा देखो, तो H इक्वल टू, मैंने रेजिस्टेंस बिल्डिंग बताया था, H इक्वल टू I² R इंटू टी, ठीक है। तो हीट आपका कितना है यहाँ पर 1000 है ना, 1000 है। I आपको निकालना है, I² है, रेजिस्टेंस दे रखा है आपसे, रेजिस्टेंस दे रखा है कितना दिया है 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू टाइम दे रखा है कितना दिया है 0.2 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ देखो 20 यहाँ पे है, तो यहाँ 10⁻⁻4 हो जाएगा, ये 0 हटाएंगे 4 हो जाएगा, समझा चीजें। तो इसको इधर ले जाओ आप, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.4, ये 0.4, तो ये हो जाएगा आपका 1000 डिवाइड बाई 0.4 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, बचेगा आपका I², ठीक है। तो इसको आप एक शून्य इधर बढ़ा दो, 4 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 250 इंटू कितना आ जाएगा 4 शून्य इधर बढ़ा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 शून्य, ये 2 शून्य, तो 5000 आ जाएगा। यहाँ से रूट ले लेंगे तो I² है ना, तो I² इसको रूट ले लेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 5000 एम्पियर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5000 एम्पियर। इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बिल्डिंग वोल्टेज रिक्वायर फॉर हीटिंग इज, देखो रेजिस्टेंस बिल्डिंग में कितना वोल्टेज होता है वो रिक्वायरमेंट होता है, तो आपको मैंने लिखवा रखा था, रेजिस्टेंस बिल्डिंग में आपने पढ़ोगे तो वोल्ट को लिखवा रखा था, कितना होता है जनरली 6 टू कितना लेते थे हम लोग 10 वोल्ट लेते थे। करंट कितना लेते थे, मोर देन कितना था आपका 10,000 एम्पियर, 10,000 एम्पियर था, बहुत ही हाई करंट और लो वोल्टेज पे काम करता है, कौन सा रेजिस्टेंस बिल्डिंग। रेजिस्टेंस बिल्डिंग द, इसमें लिखा है तो क्या हो जाएगा, अभी बताया था रेजिस्टेंस बिल्डिंग लो वोल्टेज और हाई करंट पे काम करता है, तो वोल्टेज इज लो एंड करंट इज हाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका द वेल्डिंग प्रोसेस बाय मेटल इनर्ट गैस, यानी मिग वेल्डिंग की बात कर रहा है, ठीक है। वेल्डिंग इज स्लोअर देन द वेल्डिंग प्रोसेस बाय टंगस्टन इनर्ट गैस, यानी कि टिक वेल्डिंग से स्लोअर होता है, ठीक है, गलत होता है, ये गलत है। और फास्टर देन द वेल्डिंग प्रोसेस बाय टंगस्टन इनर्ट गैस, देखो हाँ मिग वेल्डिंग जो होता है आपका मिग वेल्डिंग, ठीक है, मिग वेल्डिंग फास्टर होता है, किससे होता है, किससे होता है टिक वेल्डिंग से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। द ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग गैस वेल्डिंग, ठीक है, फॉर कंप्लीट कंबशन द वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर यूनिट ऑफ एसिटिलीन इज, तो वॉल्यूम कितना रिक्वायर होगा बर्निंग करने के लिए एसिटिलीन का, कितना होगा बता रखा था मैंने, कितना था आपका 2.5। इन गैस वेल्डिंग द मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर अकर एट, गैस वेल्डिंग में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां होता है, ठीक है, द टिप ऑफ द फ्लेम, द इनर कोन, द आउटर कोन, द नेक्स्ट टू द इनर कोन, किस पे होता है आपका इनर कोन पे होता है, किस पे होता है आपका, अरे ये वेल्डिंग प्रोसेस थी जो टॉर्च में बताया था कि टॉर्च ये होता है, इसमें एक कोन होता था, ये आउटर कोन होता था आपका, कैसा होता था आउटर, ये इनर कोन होता था, है ना। तो इनर कोन पे बेटा ये था आपका मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता था, किसमें मिलता था आपका मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता था, करीब करीब आपका 33,000 के आसपास टेम्परेचर यहाँ होता था। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होता आपका इनर कोन पे।
फॉर सोल्डरिंग फॉर ब्रास एंड कॉपर द फ्लक्स इज यूज। देखो सोल्डरिंग प्रोसेस में मैंने बता रखा था, ठीक है, जिंक क्लोराइड लेते थे, कौन सा, जिंक क्लोराइड ZnCl, ये आपके लिए फ्लक्स की यूज करते थे। अगर यही मैं किसकी ब्रेजिंग की बात करूंगा, तो ब्रेजिंग की बात करूंगा तो ब्रेजिंग बेसिकली क्या पे करते थे हम लोग, ठीक है, लेड एंड टिन पे करते थे, लेड एंड टिन पे करते थे। तो उस पर जो फ्लक्स लेते थे हम लोग, फ्लक्स लेते थे हम लोग, बोरेक्स लेते थे, क्या लेते थे, बोरेक्स, ठीक है। याद करने का तरीका बी से बी हो गया, फ्लक्स की बात हुई तो बोरेक्स हो जाएगा, ठीक है, बोरेक्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, जिंक क्लोराइड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्बराइजिंग फ्लेम इज ऑब्टेन बाय सप्लाइंग, ठीक है। कार्बराइजिंग फ्लेम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, रिड्यूसिंग फ्लेम ही बोलते हैं। तो इसमें कार्बराइजिंग में एसिटिलीन का क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एसिटिलीन, मोर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन देन द एसिटिलीन, मोर वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन देन ऑक्सीजन। तो ये जाएगा मोर वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन देन ऑक्सीजन, ठीक है। इन ब्रेजिंग द यूजुअल मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द फिलर रॉड इज। देखो ब्रेजिंग प्रोसेस कौन सा है आपका, ब्रेजिंग है। तो ब्रेजिंग का मैंने बता रखा था कि जो टेम्परेचर मेल्टिंग रॉड का टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, तो वो टेम्परेचर क्या होता था, ग्रेटर देन 430 और 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता था, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, एबव द 450। थर्मिट वेल्डिंग इज फॉर्म ऑफ, ठीक है, थर्मिट वेल्डिंग में है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है कि गैस वेल्डिंग है कि फ्यूजन वेल्डिंग है कि फॉर्ज वेल्डिंग है, कौन सा हो जाएगा, फ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है। मैंने बता रखा था फ्यूजन वेल्डिंग में थर्मिट वेल्डिंग आएगा। इन शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग द शिल्डिंग गैस इज प्रोवाइडेड बाई। तो शिल्डिंग मेटल आर्क वेल्डिंग में शिल्डिंग गैसेस प्रोवाइडेड होते हैं, क्यों, सिलेंडर कनेक्ट टू द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कोटिंग मटेरियल, इलेक्ट्रोड कोर मटेरियल, वर्क पीस मटेरियल। तो कौन प्रोवाइड करता है शिल्डिंग गैस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड कोटिंग मटेरियल, कौन सा आपका इलेक्ट्रोड कोटिंग मटेरियल है, वही क्या करता है आपका शिल्डिंग गैस प्रोवाइड करता है। विच वन आर द फॉलोइंग इन नॉट ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, फ्यूजन वेल्डिंग नहीं है आपका, ठीक है। गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, फॉर्ज वेल्डिंग, कौन सा नहीं है आपका, फॉर्ज वेल्डिंग नहीं है, क्योंकि नॉट लिखा है। कौन सा नहीं है आपका, फॉर्ज वेल्डिंग नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द वेल्डिंग पैरामीटर्स यूज आर वेल्डिंग करेंट 250 एम्पियर दे रखा है आपका, ठीक है, 250 एम्पियर है। वेल्डिंग वोल्टेज दे रखा है आपसे, यानी करंट की वैल्यू दे रखा है आपका 250 एम्पियर, और क्या दे रखा है, वोल्टेज की वैल्यू दे रखा है आपका कितना दिया, 25 वोल्ट। तो वेल्डिंग ट्रांसवर्स स्पीड, स्पीड भी दे रखा है 6 mm पर सेकेंड। तो फाइंड द वेल्डिंग पावर, तो पावर कितना होगा, ठीक है। पावर का फॉर्मूला हमने पता ही है, पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो V क्या है आपका, वोल्टेज है, I क्या करंट है। तो वोल्टेज हमको दिया रखा है 25 वोल्ट, नहीं 250 वोल्ट दिया ना, नहीं 25 वोल्ट है, 25 वोल्ट, और करंट कितना दे रखा आपसे 250 एम्पियर। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6.25 किलोवाट। तो कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस इज नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रोड नहीं है, कौन सा होता है आपका, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, और नॉन ऑफ द एबव। तो टंगस्टन टिग वेल्डिंग में आपका इलेक्ट्रोड होता है नॉन कंज्यूमबल होता है, क्या होता है आपका, नॉन कंज्यूमबल इलेक्ट्रोड होता है। पोरोसिटी इन गैस वेल्डिंग, अरे पोरोसिटी इन वेल्डिंग में जो डिफेक्ट है, क्या ये, पहली बात पोरोसिटी क्या है आपका, डिफेक्ट है, डिफेक्ट ऑफ वेल्डिंग है ये। तो वेल्डिंग में डिफेक्ट है, तो इट इज क्रिएट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द वेल्ड पूल, इट इज क्रिएट ड्यू टू लेमिनार
tearing and it is created due to cold cracking and causes increase in strength of joint। तो जो पोरोसिटी होता है वेल्डिंग में, जो पोरोसिटी होता है वेल्डिंग में, वो जनरली इसमें हाइड्रोजन गैस का ये क्या होता है इसमें, ठीक है, प्रेजेंस होता है, जिससे हमारा पोरोसिटी इंक्रीज होता है। ठीक है, यानी स्मॉल गैपे मिलेंगे। क्यों होता है गैपे, बीच में होल होते जाते हैं, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रोड इज यूज इन, तो किसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रोड होता है? गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में, कार्बन आर्क वेल्डिंग में, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग में। तो किसमें होता है आपका? ठीक है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में। मेटल आर्क वेल्डिंग में बताया था, इसमें फिलर रॉड इस तरह से आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रोड होता था वहां पर। तो यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? गैस मेटल, ठीक है, आर्क वेल्डिंग में यहाँ पर कंज्यूमर इलेक्ट्रोड हो रहा है। द फ्लेम विच कंटेन एक्सेस ऑक्सीजन दैट थियोरेटिकल रिक्वायर्ड, ठीक है, एक्सेस ऑक्सीजन ले रहा है, तो कौन सा हो जाएगा फ्लेम? जल्दी बताओ। एसिटिलीन फ्लेम जाएगा, न्यूट्रल फ्लेम जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जाएगा, कार्बोनाइजिंग फ्लेम जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो जाएगा वहां पर। बात समझ आई? आर्क ब्लो प्रॉब्लम अकर इन, जो आर्क ब्लो होता है वो प्रॉब्लम होता है किसके कारण होता है? ठीक है, वो किसके कारण होता है? डीसी वेल्डिंग कारण होता है। किसमें? डायरेक्ट करंट वेल्डिंग में, और उसमें स्ट्रेट पोलरिटी होना चाहिए। अगर स्ट्रेट पोलरिटी भी है तो स्ट्रेट पोलरिटी के कारण भी, इसको साथ भी जोड़ दूं तो भी क्या होता है? आर्क ब्लो होता है। आर्क ब्लो मैंने पढ़ा रखा हूं, ठीक है, वीडियो जाके देख लेना। आर्क ब्लो पढ़ा रखा हूं, क्यों होता है, ठीक है, वो भी बता रखा है। तो आपको इसमें कंडीशन बता रखा है डीसी वेल्डिंग और स्ट्रेट वेल्ड पोलरिटी में भी, ठीक है, इसका मेन रीजन है आर्क ब्लो का। तो इस केस में हो जाएगा डीसी वेल्डिंग। द रेशियो ऑफ एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड, देखो एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड यूज इन थर्मिट वेल्डिंग। तो थर्मिट वेल्डिंग में एल्युमिनियम आयरन, तो आयरन की बात करूंगा तो वो हमेशा 3 एटम के साथ आता है। ठीक है, तो इस केस में एल्युमिनियम का और आयरन का पूछा है, तो आयरन के हमेशा 3 यूनिट आएगा, बाकी किसका आएगा? 1 यूनिट आएगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1:3। इन ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू एसिटिलीन इन रिड्यूसिंग फ्लेम, तो रिड्यूसिंग फ्लेम को ये हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बराइजिंग फ्लेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बराइजिंग फ्लेम बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का, यानी कि इसमें एसिटिलीन का क्वांटिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। किससे? ऑक्सीजन से, तभी तो रिड्यूसिंग फ्लेम है। तो इसका 1 लेते हैं, इसका क्या लेते हैं? 0.9 लेते हैं। पर रेशियो किसका किसका पूछा है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो क्या हो जाएगा? 0.9:1। सब बता रखा है मैंने, वीडियो खोल के देखोगे सब पता है, जितनी भी क्वांटिटी रेशियो सब पता रखा है। ठीक है, डज नॉट रिक्वायर टू फिलर मेटल, इसमें कौन सा वेल्डिंग है जिसमें फिलर मेटल यूज नहीं करते हैं? गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। कौन सा हो जाएगा आपका? ठीक है, रेजिस्टेंस सिम वेल्डिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस सिम में आपको कुछ नहीं, आपको 2 क्या होना चाहिए? सिम वेल्डिंग में 2 आपके प्लेट होने चाहिए, यानी जिसमें वर्कपीस होना चाहिए, और 2 एनोड लगा देते थे। उसके कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस के कारण हीट इतनी जनरेट हो रही कि दोनों से शीट आपका जितने हैं वेल्ड हो जाते थे। ठीक है, द हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन बी एक्सप्रेस एज ए, ठीक है, H इज द टोटल हीट जनरेटेड, I इज द करंट रेजिस्टेंस, T द टाइम, K इज कांस्टेंट। देखो सेम प्रोसेस बता रखा था। ठीक है, ये I² RT था, पर यहाँ पे K कांस्टेंट लिया था, और हर केस में K की वैल्यू हम लोग 1 लेते थे यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? K I² RT। ठीक है, अगर K की वैल्यू 1 लेता हूँ तो H की वैल्यू आता आपका I² RT, जो हम लोग फार्मूला यूज करते थे हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। ठीक है, तो इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग द आर्क इज प्रोड्यूस बिटवीन, तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग बता रखा था कि इसमें ग्रेनुलर फ्लक्स लेते थे। ठीक है, उससे वेल्डिंग क्या करते हैं? इस वेल्डिंग कराते थे, उसके ऊपर ग्रेनुलर क्या होता है? ग्रेनुलर फ्लक्स होते थे, ग्रेनुलर फ्लक्स होते थे। तो आर्क वगैरह क्या इसमें जनरेट होते थे?
तो ये होता है आपका बेयर इलेक्ट्रोड होता था। क्या होता था आपका? बेयर इलेक्ट्रोड होता था यहाँ पर। तो इस केस में देखो, कार्बन इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीसेस समर आर्क वेल्डिंग, क्या लिखा? आर्क प्रोड्यूस बिटवीन, किसके किस में होता है? तो इलेक्ट्रोड की बात करें, इसमें बेयर इलेक्ट्रोड था, ये वर्क पीस था, ठीक है, और ग्रेनुलर फ्लक्स के अंदर, यानी कि आर्क आपको दिखेगा ही नहीं, आर्क आपको दिखेगा नहीं, उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मेटल इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीसेस, बेयर मेटल इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीसेस। तो क्या हो जाएगा आपका? बेयर इलेक्ट्रोड। द एसिटिलीन सिलेंडर इज यूजली पेंटेड विथ, कौन सा कलर का होता है? ठीक है, कौन सा कलर का होता है एसिटिलीन? एसिटिलीन हमेशा मैरून कलर का होता है या रेड कलर का टाइप में होता है। ब्लैक कलर का हमेशा ये O2 ब्लैक कलर का ऑक्सीजन होता है, और ये क्या हो जाएगा आपका? एसिटिलीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, मैरून कलर के लिए एसिटिलीन का हो गया। अगर ऑक्सीजन का दिया होता तो ब्लैक कलर। इन थर्मिट वेल्डिंग द थर्मिट इज मिक्सचर ऑफ, तो थर्मिट वेल्डिंग में किसका मिक्सचर होता है? एल्युमिनियम और आयरन का मिक्सचर होता है। तो यहां से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए। द ऑक्सीडेशन गैस वेल्डिंग प्रोड्यूस द फ्लेम टेम्परेचर ऑफ, देखो ऑक्सीडेशन में टेम्परेचर कितना होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आप जाएगा 32, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था इस टाइप के। इन आर्क वेल्डिंग द टेम्परेचर ऑफ हीट प्रोड्यूसेस इन आर्क इलेक्ट्रिक आर्क इन ऑर्डर ऑफ, तो इलेक्ट्रिक आर्क में जनरली टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है, वो होता है आपका 7000 के आसपास। कितना होता है आपका? 7000 के आसपास होता है। इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग विथ रिवर्स पोलरिटी, क्या दिया आपका? रिवर्स पोलरिटी। तो रिवर्स पोलरिटी होता क्या है? देखो, मान लो आपने किसी वर्कपीस का वेल्डिंग कर रहे हो, तो हम दोनों केस बताएंगे, स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी, शायद बता रखा हूँ, ठीक है, सब बता रखा हुआ है। तो ये आपका एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया, ये क्या हो गया आपका? कैथोड हो गया। ये हो गया वर्कपीस, क्या हो गया आपका? पावर सप्लाई करेंगे ना इसमें, तो पावर सप्लाई करेंगे, तो पावर सप्लाई में देखते हैं, तो अगर मैं वर्कपीस को पॉजिटिव लेता हूं, ठीक है, और कैथोड को नेगेटिव लेता हूं, तो ये केस कहलाएगा स्ट्रेट पोलरिटी। क्या कहलाएगा आपका? स्ट्रेट पोलरिटी। अगर मैं कैथोड को ही निगेटिव ले लूं, कैथोड को ही, ठीक है, निगेटिव लेता हूं, कैथोड को पॉजिटिव लेता हूं, और एनोड यानी वर्कपीस को निगेटिव ले लेता हूं, तो वर्कपीस हो गया ये, ठीक है। तो ये कराएगा रिवर्स पोलरिटी। क्या कराएगा आपका? रिवर्स पोलरिटी। तो देखो इस केस में इलेक्ट्रोड इज केप्ट एज ए पॉजिटिव पोल, क्या पूछा? ये रिवर्स पोलरिटी पूछा है ना। तो इलेक्ट्रोड इज केप्ट एज ए पॉजिटिव पोल, तो इलेक्ट्रोड, ये रहा आपका इलेक्ट्रोड, क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रोड या कैथोड बात एक ही है। तो इलेक्ट्रोड क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। इलेक्ट्रोड इज केप्ट नेगेटिव, इलेक्ट्रोड इज केप्ट न्यूट्रल, इलेक्ट्रोड, तो कौन सा हो जाएगा आपका? ए आप समझ जाएगा, क्यों? रिवर्स पोलरिटी में इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव रखा हूं, ठीक है। स्ट्रेट पोलरिटी की बात कर रहे हैं यहां पर, इसमें क्या हो जाएगा फिर बताओ? इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड द वर्कपीस टू बी पॉजिटिव लीड, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रेट पोलरिटी की बात हो गई यहां पर। वेल्ड स्पेटर रेफर टू, तो क्या है आपका? वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है कि फ्लक्स है कि फिलर मटेरियल है कि वेल्डिंग डिफेक्ट है, ठीक है। वेल्ड स्पेटर वेल्डिंग डिफेक्ट है, क्या आपका? वेल्डिंग डिफेक्ट है। देखो वेल्ड स्पेटर क्या होता था? वेल्ड स्पेटर, ठीक है, उसमें चैटरिंग की आवाज होती थी, चिट चिट की आवाज निकली थी। वो क्यों होता था? ठीक है, वो क्यों होता था आपका? ये हाई स्पीड पे वेल्डिंग करते थे, हाई स्पीड एंड हाई करंट, ठीक है। तो उस केस में स्पेटर हमको मिलता था। ये वेल्डिंग का डिफेक्ट है, क्या आपका?
वेल्डिंग का डिफेक्ट है। प्रिंसिपल द मटेरियल यूज इन सोल्डरिंग आर, तो सोल्डरिंग में कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, कौन कौन सा यूज करते हैं सोल्डरिंग में? लेड एंड टिन की यूज करते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग? लेड एंड टिन की यूज करते हैं। ब्रेजिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट टेम्परेचर रेंज ऑफ, तो ये हो चुका है ना, नहीं ब्रेजिंग प्रोसेस है ना, तो कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन। कितना बता रखा था? 432। कितना था आपका? या कितना ग्रेटर की बात किया था ना, 430 या 450 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। हमेशा उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए। और बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जो होना चाहिए उससे कम होना चाहिए। द मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, वो मटेरियल जो कोटिंग की तरह यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड पर जो करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या था? इलेक्ट्रोड था, इसके अराउंडिंग मैंने कोटिंग किया था, ठीक है, कर रहा हूँ, कोटिंग किया हूँ, तो ये कोटिंग जो होती थी इस पर, ठीक है, ये कोटिंग जो होती थी इससे हम लोग क्या बोलते थे? फ्लक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लक्स। यही तो आपका क्या सील्डिंग वगैरह के लिए यूज करते थे, ठीक है, मैंने इसको भी देखा था। आर्क ब्लो इज मोर कॉमन इन, क्या हो जाएगा आपका? डीसी वेल्डिंग विथ स्ट्रेट पोलरिटी, अभी तो बताया था मैंने। आर्क ब्लो क्या होता है ये भी देख लो आप। देखो आर्क ब्लो क्या होता था, बहुत नाम आ रहा है आर्क ब्लो का, तो देख लेते हैं आर्क ब्लो क्या होता है, ठीक है, बता रखा था। जैसे मान लो वेल्डिंग कर रहा हूँ इस सरफेस पे, ये वर्कपीस है, माइल्ड स्टील है, एमएस की स्टील है, माइल्ड स्टील है, इस पर वेल्डिंग कर रहा हूँ। तो जब वेल्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आर्क वेल्डिंग हो रही है तो आर्क यहाँ डायरेक्टली सीधा वेल्डिंग हो रही है। लेकिन जब आप एजेस पे आएंगे, जब एजेस पे आएंगे तो एजेस पे आएंगे, जैसे जैसे एजेस पे आएंगे ना, यहाँ पर जैसे जैसे आपका ये इलेक्ट्रोड आया यहाँ पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड एजेस पे आया तो आप देखोगे ये आर्क डिफ्लेक्ट हो जाता है, यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो एजेस पर ये वेल्डिंग रिमेनिंग रह जाती है, यानी कि यहाँ पर वेल्डिंग नहीं हो पाती है एजेस पर, बाकी हर जगह तो हो जाएगा, पर एजेस पर जैसे एजेस पे आएगा आर्क डिफ्लेक्ट हो जाता है वर्कपीस की तरह, तो नहीं हो पाता है। जैसे थोड़ा सा किनारे लाएंगे तो आर्क सीधा आ जाएगा इधर, तो यानी ये एरिया आपका बच जाएगा वेल्डिंग से। तो इसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ये इलेक्ट्रिक है तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन होगी, इसके परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक लाइन होता है इलेक्ट्रिक के, तो मैग्नेटिक लाइन होगी, जैसे जैसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे जाएगा एजेस पे, तो यहाँ की लाइनें खत्म हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ की लाइनें खत्म हो जाएंगी, पर यहाँ की लाइनें बची रहेंगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरह किधर मूव कर जाता है, ठीक है, तो हमारी वेल्डिंग एजेस पर नहीं हो पाती है। तो आपसे पूछेगा आर्क ब्लो का मेन रीजन क्या है, ठीक है, तो किसके इलेक्ट्रिक आप क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कार्ड उसमें ऑप्शन आएगा तो वो भी टिक करोगे, ठीक है। तब क्या करते हैं, यहाँ से एक वर्कपीस हटाते हैं यहाँ पर, ठीक है, अटैच करते हैं, एक वर्कपीस को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे अटैच करते हैं इस किनारे, तो लाइन क्या होगी? कंटिन्यूअस क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो आपका वेल्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर कर सकेंगे। फिर आपको क्या करोगे? इसे हटा लोगे, यहाँ से भी हटा लोगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर वेल्डिंग हो जाएगी। तो डिफ्लेक्शन ऑफ आर्क ड्यू टू मैग्नेटिक क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो उसे बोलते हैं हम लोग आर्क ब्लो, ठीक है। कैसे दूर किया जा सकता है? यहाँ पे एक्स्ट्रा मेटल ऐड करके एजेस पर उसको वेल्डिंग कर सकते हैं एजेस को। तो क्यों होता है, ठीक है, किसमें होता है? डीसी वेल्डिंग और स्ट्रेट पोलरिटी में होता है। वो किसमें होता है? डीसी वेल्डिंग और स्ट्रेट पोलरिटी में। इन मिग वेल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर इनटू द फॉर्म ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो मिग वेल्डिंग की बात कर रही है, किसकी बात कर रही है? मिग वेल्डिंग की बात हो रही है। इसमें जो मेटल ट्रांसफर होते हैं, मैंने 3 तरीके से बताया था मेटल ट्रांसफर का। तो जनरली जो मेटल ट्रांसफर होते हैं ड्रॉपलेट फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? ड्रॉपलेट फॉर्म में होते हैं। तो ड्रॉपलेट फॉर्म में एक पूल बन जाता है इस तरह से, ड्रॉपलेट फॉर्म में मेटल ड्रॉप होते हैं। तो यहाँ पे मोल्टन ड्रॉप की तरह क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा।
तो आगे देखो, इन रेजिस्टेंस बिल्डिंग द वोल्टेज सप्लाइड इन, कितना बताया था मैंने वोल्टेज, रेजिस्टेंस बिल्डिंग में वोल्टेज कितना बता रखा था मैंने, देखो कितना बता रखा था, 5 to 10 के आसपास बता रखा था, ठीक है। करंट कितना बता रखा था मैंने, करंट जनरली कितना होता था आपका 10,000 एम्पियर, हाई करंट और लो वोल्टेज। तो यहां पे देखो कौन सा ऑप्शन मैच, नियरेस्ट मैच कर रहा है आपसे, ठीक है, कौन सा, बी ऑप्शन। जनरली बहुत ही कम वोल्टेज है इसलिए लो वोल्टेज को दे रखा है, पर जनरली क्या होता है 5 या 6 वोल्ट के आसपास ही जनरली होता है। तो इस केस में आ जाएगा आपका ऑप्शन द प्राइमरी काज फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ आर्क ड्यूरिंग द आर्क वेल्डिंग। देखो फिर द क्या मेन कारण है डिफ्लेक्शन ऑफ आर्क ड्यूरिंग द आर्क वेल्डिंग, तो आर्क का डिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है, किस कारण होता है, हाइड्रोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्लोसिव फील्ड, विंड वेलोसिटी फील्ड। कौन सा होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड बता रखा था लाइनी, ठीक है, क्योंकि आर्क का डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब आर्क ब्लो हो रहा है, वहां पर आर्क ब्लो हो रहा है यानी कि आर्क डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो मैग्नेटिक लाइन्स कारण हो रहा है, ठीक है। इसको अवॉइड करने का भी मैंने बता रखा था रीजन, वो भी सही है, वो कर लेना आप लोग। देखो द प्रोपोर्शन ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन गैस यूज्ड इन गैस वेल्डिंग, तो इसमें दे रखा है कि आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को अगर गैस वेल्डिंग में ले रहे हैं तो किस रेशियो में होगा, पर इन्होंने कोई भी फ्लेम के बारे में नहीं बता रखा है, कोई फ्लेम के बारे में बता रखा है क्या, नहीं बता रखा है कि वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है कि रिड्यूसिंग फ्लेम है या तो न्यूट्रल फ्लेम है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास तो जनरली हम क्या लेते हैं, न्यूट्रल फ्लेम लेते हैं। कैसा लेते हैं हम लोग, न्यूट्रल फ्लेम लेते हैं। तो इससे अगर न्यूट्रल फ्लेम लूंगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपसे, कौन सा आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है, बी पार्ट, यानी कि दोनों का अमाउंट क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन में नहीं है तो हम क्या लेंगे, वहां पर न्यूट्रल फ्लेम लेंगे, न्यूट्रल फ्लेम लेंगे। क्यों, न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है आपका, न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है आपका, न्यूट्रल फ्लेम में O2 का रेशियो और एसिटिलीन का रेशियो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। इन आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस बिटवीन द वर्क एंड इलेक्ट्रोड बाई, तो मैंने बता रखा था, इसका बता रखा था, कौन सा हो जाएगा, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। इन आर्क वेल्डिंग ओपन सर्किट वोल्टेज इज यूज्ड, तो ओपन सर्किट वेल्डिंग जनरली यूज करते हैं, वो कितना होता है, तो हमने बता रखा था जो वोल्टेज करते थे सप्लाई, इसमें क्या करते थे हम लोग, ओपन सर्किट वोल्टेज की बात कर रहा हूं, ये हमेशा 80 वोल्ट की नजदीक, 80 वोल्ट के आसपास रहता है हमेशा, ठीक है, आसपास क्या होता है आपका, 80 वोल्ट के आसपास रहता है। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये मैंने बता रखा हूँ, वीडियो को देखोगे उसमें तो ओपन सर्किट वोल्टेज के बारे में बता रखा हूँ, फार्मूला भी बता रखा हूँ ओपन सर्किट वोल्टेज कैसे निकालते हैं। तो जनरली सॉल्व करोगे 80 के आसपास आएगा, तो हमेशा आपको पता होना चाहिए वैल्यू, तो आप टिक कर लोगे आप क्वेश्चन में, ठीक है। एक ये न्यूमेरिकल है आपसे, ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन करते लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग। 2 शीट्स ऑफ सेम मटेरियल बट डिफरेंट थिकनेस कैन बी बट वेल्डेड बाई, तो डिफरेंट क्या लिया आपका, शीट जो लिया आपका डिफरेंट, क्या आपका डिफरेंट थिकनेस का है, कैसा है, डिफरेंट थिकनेस का है, कैन बी बट वेल्डेड हो रहा है यहाँ पर। तो क्या कर रहा है ऑप्शन में, एडजस्टमेंट ऑफ द करंट, उसे हम बिल्ड कर सकते हैं कब, जब एडजस्टमेंट आप करंट कर सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन ऑफ सर्किट, और तीसरा ऑप्शन है प्रेशर अप्लाइड करके, और चेंजिंग द साइज ऑफ वन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो अगर दो शीट अगर डिफरेंट थिकनेस का है, उसको वेल्ड करना हूं मैं, तो इस केस में 2 इलेक्ट्रोड यहां होंगे, इलेक्ट्रोड 1 और इलेक्ट्रोड 2। तो अगर मैं देखूं यहां पर, तो किसी एक इलेक्ट्रोड को मैं साइज को चेंज कर दूं तो भी क्या हो जाएगा, वो वेल्ड हो जाएगा। तो चेंजिंग द साइज ऑफ
वन इलेक्ट्रोड से क्या हो जाएगा, 2 डिफरेंट थिकनेस का बट वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्या, हाँ तो ये तो लैप हो गया ना, तो बट भी कर सकते हैं रख के, लो ये वाला कर लो। ठीक है, यहां पर करते जाओ, यहां पर बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ये हो गया था ना। ये क्वेश्चन देखो, इन आर्क वेल्डिंग द प्रोसेस द वोल्टेज एंड करंट, देखो वोल्टेज दे रखा है और करंट भी दे रखा है। ठीक है, तो 25 वोल्ट ये हो जाएगा, और क्या दिया है, करंट भी कितना दे रखा है आपसे, 300 दे रखा है एम्पियर। द आर्क हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी दे रखा है, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी दे रखा है आपसे 0.85, एंड वेल्डिंग स्पीड दे रखा है, कितना दे रखा है, 8 mm। ठीक है, द हीट रिक्वायर द नेट हीट इनपुट जूल पर mm निकालना है आपको। तो इसके लिए फार्मूला बता रखा था मैंने। ठीक है, इसके लिए फार्मूला बता रखा था मैंने कि एक होता था हीट सप्लाइड, क्या होता आपका, हीट सप्लाइड, जो पावर होते हैं V इंटू आई निकालते थे, पावर सप्लाई होता था। एक होता था हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड क्या होता था आपका, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू रेट ऑफ मेल्ट। ठीक है, इन दोनों का एफिशिएंसी निकालते थे हम लोग, एफिशिएंसी निकालते थे तो एरिया वेलोसिटी इंटू रेट ऑफ मेल्ट अपॉन VI निकाल लेते थे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फार्मूला। इस केस में देखो, ये आपका आता था वाट में, यहाँ भी क्या आता था, वाट है, वाट को जूल पर सेकेंड लिख सकता हूँ, वाट को जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो देखो, तो जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। ये हो गया वोल्टेज, ये क्या वोल्टेज, ये हो गया वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर मैं मेल्टिंग ये एफिशिएंसी इंटू VI बाई वेलोसिटी से डिवाइड कर दूं, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी बताओ। इसको मैं वेलोसिटी से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, जूल सेकेंड था, इसको वेलोसिटी क्या हो गया, mm पर सेकेंड, mm पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर चले जाएगा तो जूल पर mm आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, VI निकाल लेंगे, VI की मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, VI का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, चलो यहीं पे ऐड कर लो। तो VI की वैल्यू आ जाएगी, कितनी थी आपकी, कितना था भाई, V क्या था आपका 25 वोल्ट और एम्पियर क्या था आपका 300। तो 25 इंटू 300 कितना हो जाएगा आपका 7500। ठीक है, ये हो जाएगी वाट में, क्या हो जाएगी आपकी वाट में या जूल पर सेकेंड में। ठीक है, आपसे और क्या दे रखा, आपसे और क्या दे रखा, आपसे वेलोसिटी दे रखा है। ठीक है, वेलोसिटी दे रखा है और मेल्टिंग एफिशिएंसी नहीं, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी दे रखा है ना, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी दे रखा है। तो एफिशिएंसी क्या था आपका, VI बाई एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू रेट ऑफ मेल्ट। ठीक है, तो हीट्स आपको रिक्वायर्ड निकालना है, तो इसको A इंटू RM को ले लिया मैंने, तो A इंटू RM इसको हटा दिया, इसके बाद VI बाई एफिशिएंसी
तो वी आई की आपकी वैल्यू पता है 7500, एफिशिएंसी की वैल्यू 0.85 इंटू वेलोसिटी की वैल्यू पता है आपका, वेलोसिटी वैल्यू क्या पता है आपका 8। ठीक है, अब सॉल्व करो, इसको कितना आ रहा है, कितना आया, कितना आ रहा है, अच्छा तो देखो ये हीट ट्रांसफर दिया, क्या दिया आपका, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी दिया है। तो देखो इस फॉर्मूला में ये हो जाएगा, तब ये हो गई मेल्टिंग एफिशिएंसी और यहाँ पे हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई होता है। अब क्या करो, यहीं पर मल्टीप्लाई करो 0.85, अब निकालो, सेवन 500 इंटू 0.85 डिवाइड बाई 8, 796.8, तो ये हो जाएगी जूल पर एमएम में। ठीक है, फॉर्मूला लिखना, ये आपका मेल्टिंग एफिशिएंसी लिखवा रखा हूँ मैं, मेल्टिंग एफिशिएंसी बराबर, ठीक है, ये हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी इनटू वी आई डिवाइड बाई एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ मेल्ट, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ मेल्ट। तो ये भी जूल पर सेकेंड आएगा, ये भी जूल पर सेकेंड आएगा। ठीक है, पर हमें जूल पर एमएम में पूछना है, तो इसका मतलब इस पावर में हमें वेलोसिटी का डिवाइड करेंगे, तो जूल पर सेकेंड में अगर वेलोसिटी का डिवाइड करता हूँ तो एमएम पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यही पूछा है, जूल पर एमएम में पूछा है, इसलिए मैंने पावर निकाला इनटू यहाँ पे हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी जोड़ दिया, तो इसके बाद वेलोसिटी डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, जूल पर एमएम में ये वैल्यू आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपकी एमसीक्यू। तो मैंने सभी छोटे से लेके जितने भी टफ क्वेश्चन थे, मॉडरेट, इजी, सब, ठीक है, सब डिस्कस किया। ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं, बनते रहेंगे, तो प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ती रहिए, क्वेश्चन बनते जाएंगे धीमे धीमे। तो ये सब आपकी रह गई, ये हो गई आपकी वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, और ये लास्ट वाला, इसको कमेंट कर देना वीडियो में लास्ट में कौन सा ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, इसको कमेंट कर देना, बताना कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहीं तक रखते हैं वेल्डिंग प्रोसेस। आगे मंडे ट्यूसडे जो भी आएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे को हम लोग करेंगे कास्टिंग का एमसीक्यू। ठीक है, कास्टिंग प्रोसेस का एमसीक्यू करेंगे नेक्स्ट। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।